चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मोलार कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखा था विथ कंसंट्रेशन, याद है? ग्राफ बनाए थे एक। तो और पीछे जाते तो हमने बात की थी कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट का एक रेजिस्टेंस होता है डिनोटेड बाय आर, यूनिट इज ओम, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी एक तरह का कंडक्टर है ना, और हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो उसका रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस आर, यूनिट ओम। उसका कंडक्टेंस होगा, है ना, डिनोटेड बाय जी, यूनिट विल बी पर ओम या ओम इनवर्स या फिर सीमेंस। ठीक है। और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी भी पढ़ा था हमने। रेजिस्टिविटी क्या था? रेजिस्टिविटी वाज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक और नाम क्या था इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय रो। और उसका वैल्यू कैसे निकाले थे अपन? कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, या रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। अच्छा, कंडक्टेंस में क्या देखा था हमने? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। उल्टा, रेजिस्टेंस ज्यादा कंडक्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम कंडक्टेंस ज्यादा। ठीक है। फोर्थ, जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, वैसे ही कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल थी, डिनोटेड बाय कप्पा, डिनोटेड बाय कप्पा, एंड इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि 1 अपॉन आर ए बाय एल, और ऊपर लेके जाएंगे तो एल बाय आर ए, और एल बाय ए इज जी स्टार विच इज सेल कांस्टेंट, एंड 1 बाय आर इज जी कंडक्टेंस। तो यहां से रिलेशनशिप आ गया था, कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल्स टू जी जी स्टार। यूनिट क्या था कंडक्टिविटी का? हाँ, सीमन। हाँ, सीमन पर मीटर। बस वो मोल वोल तो बाद में आएगा ना, सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल तो बाद में आएगा जब अपन मोलार कंडक्टिविटी बोलेंगे। अभी तो बस कंडक्टिविटी बोलते, उल्टा करो ना भाई। इसका इसका यूनिट क्या था? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, तो इसका उल्टा कर दो। तो पर ओम को सीमन, सीमन पर सेंटीमीटर या सीमन पर मीटर, ये कंडक्टिविटी हो गई। ठीक है। और एक टर्म और आ गया था हमारा, वो था, ये चारों तो हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं कंडक्टर्स के बारे में। यहां पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी। ये हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते बिकॉज हम फिजिक्स में मोलारिटी नहीं पढ़ते ना। तो मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम, डिनोटेड बाय लैम्डा एम। ये कैपिटल लैम्डा था, लैम्डा एम विच इज नथिंग बट क्या? कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन, मोलारिटी। बट यहां पे थोड़ा यूनिट का झोल था ना। क्या झोल था? ऊपर का जो कप्पा है वो या तो सीमन पर मीटर या तो सीमन पर सेंटीमीटर में होता है, और नीचे जो हमारा कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में होता है। तो लीटर और सेंटीमीटर मीटर एक साथ नहीं आ सकते, तो आप या तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। उसके लिए अपन ने क्या किया था? कप्पा को 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय सी, तब यूनिट क्या बनी थी? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर और कप्पा अपॉन सी इंटू 1000 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। यहां तक देखे थे, है ना? लास्ट क्लास में हमने इसी का वेरिएशन देखा था कि मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से बढ़ जाती है अगर आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाओ, यानी कि उसमें और पानी ऐड करते जाओ, दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी पानी ऐड करते जाओ। हम दोनों काम किए थे ना। वी स्टडीड द वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन इन बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग समझ रहे हैं ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। अगर आप एग्जांपल ले लो, HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस,
सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सभी आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये लोग कैसे होते हैं? जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ऑल द HCl molecules are dissociated into H plus and Cl negative ions. Not a single या very few HCl will be left in the beaker. सब H positive और Cl negative बन चुके हैं. That is why they are highly conducting. बहुत सारे आयंस है, इसलिए कंडक्टिविटी उनकी ज्यादा होती है। समझ रहे हैं क्या? वहीं जब मैं बात करूंगा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट आर पार्शियली डिसोसिएटेड। वीक इलेक्ट्रोलाइट आर पार्शियली डिसोसिएटेड। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH एक वीक एसिड है। वीक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जब पानी में जाएगा तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। देखो मैंने ऊपर इरिवर्सिबल का साइन लगाया था, यहां रिवर्सिबल का साइन है। ठीक है, तो अगर आपके लेट से फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं एसिटिक एसिड के, तो हो सकता है 10-20 ही डिसोसिएट होंगे। ओनली 10 to 20 मॉलिक्यूल्स विल बी डिसोसिएटेड, रेस्ट 80-90 आर स्टिल मॉलिक्यूल ओनली, वो ब्रेक नहीं होंगे इनटू दिस आयंस। जबकि यहां 100 में से लगभग पूरे 100 या 98-99 डिसोसिएट हो चुके हैं। वेरी फ्यू आर लेफ्ट या नथिंग इज लेफ्ट। समझ रहे हैं ना? ये डेफिनेशन होता है वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, अब बात करें तो अपन लास्ट क्लास में इनकी कंडक्टिविटी के बारे में, मतलब मोलार कंडक्टिविटी का वेरिएशन देख रहे थे ना विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। हमने किसका ग्राफ प्लॉट किया था? वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन वर्सेस कंसंट्रेशन अंडर रूट ऑफ सी। इन दोनों का ग्राफ बनाया था हमने। तो हमने ऑब्जर्व किया था कि इनिशियली एट द सेम कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगी। यस और नो? ये जो ऊपर डॉट बना है वो किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी है वो। और ये किसकी है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी है एट द सेम कंसंट्रेशन। जो भी ये कंसंट्रेशन होगा मुझे नहीं पता, बट एट दिस कंसंट्रेशन वीक वाले की मोलार कंडक्टिविटी कम है एंड स्ट्रॉन्ग वाले की ज्यादा है। यहां तक क्लियर है? नाउ हम दोनों को धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब दोनों में क्या ऐड कर रहे हैं? पानी, सॉल्वेंट। समझ रहे हैं? दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा। सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं? सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके बनाया जाता है। तो HCl में एसिड इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। वैसे यहां पे भी ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। मैंने क्या ऐड किया? मैंने दोनों में पानी ऐड किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी मैंने और पानी डाला, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी मैंने और पानी डाला। दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा ना, मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी ना दोनों की। पहले इतनी थी अब इतनी हो जाएगी, ये भी पहले इतना था इतना हो जाएगा, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl ये नहीं बढ़ा रहे हैं अपन, ये उतने ही है। तो दोनों में फर्क क्या आएगा? दोनों में चेंजेस क्या होंगे? जब आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालोगे ना तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा, आयंस तो जितने थे उतने ही है। समझ रहे हैं? बस उनका इंटर आयनिक इंट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। किसका किसका? H प्लस और Cl नेगेटिव जो थोड़ा पास पास थे वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो उससे मोलार कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी बट ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो वो कैसे बढ़ेगी? ज्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। आप पानी डालते जाओ, आप पानी डालते जाओ, मोलार कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ेगी। आपको दिख रहा है थोड़ा राइजिंग हो रहा है, बट नॉट दैट मच, उतना ज्यादा राइज नहीं है मोलार कंडक्टिविटी में पानी डालने पर। पानी डालने पर मैंने लाइन को पीछे क्यों लेके आया? कोई बताएगा मुझे? व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस लाइन बैकवर्ड? वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। पीछे आना मतलब कंसंट्रेशन कम होना, आगे आना मतलब कंसंट्रेशन बढ़ना। ग्राफ स्टडी कर पा रहे हो? एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस में इस तरफ जाते हो यानी कि सी का वैल्यू बढ़ रहा है, और अगर आप पीछे आते हो मतलब सी का वैल्यू कम हो रहा है। तो आप सोचो ना, पानी डालने पे कंसंट्रेशन बढ़ता नहीं है, कंसंट्रेशन कम होता है। एक मीठे पानी में आप पानी डाल दो, उसकी मिठास कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, लेकिन शक्कर तो उतनी है ना। आपने पानी डाल के वॉल्यूम बढ़ा दिया, उससे मिठास कम होगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि कंसंट्रेशन कम होगा, तो उसको पीछे लाना सही है। और ऊपर क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। वो भी क्यों बढ़ती है? उसका रीजन क्या है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा डिक्रीज हो गया है। पहले H पॉजिटिव Cl नेगेटिव पास पास थे, अब पानी डालने से थोड़े दूर हो गए। इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज, उससे मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज बट थोड़ी सी ही।
ठीक है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम जब सेम काम करेंगे, पानी डालने वाला सेम काम करेंगे, तो इसकी मोलार कंडक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वही टॉपर और वीक स्टूडेंट वाला एग्जांपल, कि टॉपर के पास ज्यादा स्कोप नहीं है और ज्यादा टॉप हाई नंबर्स लाने का, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ला चुका है ना, ऑलरेडी वो 90 पे है, कितना लाएगा 95 हद से ज्यादा 98, बट ये 60 पे है, इसके पास तो स्काई इज द लिमिट, तो बहुत ज्यादा मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ऑन डाइल्यूशन। उसके दो रीजन है, उनमें भी इंट्रायनिक अट्रैक्शन तो बढ़ ही रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, दूसरा नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। इनिशियली अगर ये 10 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हुए होंगे ना, पानी डालने पे ये बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस और क्रिएट होता है, यानी कि डिसोसिएशन बढ़ जाता है व्हेन वी ऐड वाटर टू अ किसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो पहले से ही डिसोसिएटेड है, और कैसे टूटेंगे। बट ये तो बहुत सारे नहीं टूटे हुए थे ना, 10 टूटे थे, 90 अभी भी मॉलिक्यूल ही थे, पर उन 90 में से अभी और 10-20 ब्रेक हो जाएंगे, समझ रहे हैं क्या। तो इनकी मोलार कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो आपको दोनों ग्राफ समझ में आया। इसका बनता है स्ट्रेट लाइन, इसका बनता है कर्व। इसका क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, और इसका बनता है कर्व। याद आ रहा है। नाउ आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते 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 जीरो तो नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि उस जार में पानी है और आपने भले उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली है, पर शक्कर तो है, भले आप बहुत पानी डाल दिए, इतना पानी डाल चुके हो, इतना पानी डाल चुके हो कि अब आपको पानी मीठा लग ही नहीं रहा है, पर क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि शक्कर नहीं है इसमें, शक्कर तो है, आपने खुद ही 1 चम्मच डाली थी। अब भले इतना पानी ऐड हो चुका है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पानी ऐड हो चुका है कि उसकी मिठास आपको नहीं समझ में आ रही है, बट प्रैक्टिकली आप कंसंट्रेशन जीरो तो नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं क्या। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन थियोरेटिकली बोल सकते हो, बट प्रैक्टिकली उसमें कुछ सॉल्यूट तो है, समझ रहे ना। तो प्रैक्टिकली अपन कभी भी एक्सपेरिमेंट करके जीरो कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, बट ये काम हम ग्राफ में कर सकते हैं। ग्राफ में हमें कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने से। अपन क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे लेकर आएंगे। किस लाइन को, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को अपन ने पीछे एक्सटेंड किया था, याद है आपको, क्या वर्ड यूज किए थे, एक्स्ट्रापोलेटेड। वी कैन एक्स्ट्रापोलेट दिस लाइन और देखें कि कहां टच हो रही है, एट जीरो कंसंट्रेशन। ये क्या पॉइंट है, जीरो कंसंट्रेशन। कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस में बनता है, उसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो मतलब कंसंट्रेशन जीरो। प्रैक्टिकली नहीं कर पाए थे, बट थियोरेटिकली कर दिए ना बाय ग्राफ। तो यहां पता चलेगा कि इसकी लैम्डा एम की वैल्यू कितनी है एट जीरो कंसंट्रेशन या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों एक ही चीज है। मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन बोल लो, या मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल लो। करते गए, पानी डालते गए, पानी डालते गए, पानी डालते गए, इतना पानी डाल दी कि कंसंट्रेशन जीरो हो गई। तब उस केस में जो मोलार कंडक्टिविटी आती है उसको क्या नाम दिया था अपन ने, लैम्डा एम नॉट, विच इज द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। क्या नाम था इसका, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, या फिर मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों नाम है इसके। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो निकल गया ग्राफ से, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बना रहा था, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट बना दिया कर्व। तो कर्व को अपन ऐसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, कर्व कहां घूमेगा हमें नहीं पता। तो ग्राफ से हम सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट वाई एक्सिस को कब कट करेगा हमें नहीं पता। दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन दी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली। एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कौन सा लॉ, कोलरॉश लॉ, याद है। कोलरॉश लॉ क्या था, कोलरॉश लॉ, कोलरॉश लॉ क्या था, उन्होंने ये बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, AXBY नाम का इलेक्ट्रोलाइट लिया था हमने, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी इन दोनों आयंस पे डिपेंड करती है। कौन कौन से आयन है, कैटायन और एनायन। इसका कैटायन क्या है, AY पॉजिटिव, और इसका एनायन क्या है, BX नेगेटिव। तो आयनिक कंडक्टिविटी को अपन लैम्डा, स्मॉल लैम्डा से डिनोट करते हैं। कैटायन के लिए अपन यहां प्लस लगा देते हैं, एनायन के यहां माइनस लगा देते हैं, और लिमिटिंग वैल्यूज हैं इसलिए ऊपर जीरो लगा देते हैं।
प्लस यही आपकी मोलार कंडक्टिविटी होती है ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा कोलरॉस लॉ था। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी उन इलेक्ट्रोलाइट को बनाने वाले आयंस पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर MgCl2 नाम का हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? इट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। प्लस अभी क्या करना पड़ेगा अपन को? क्लोराइड आयन 2 है तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। आप देखो ना, ये MgCl2 को जब ब्रेक करोगे ना तो Mg2 पॉजिटिव 1 बनेगा और क्लोराइड आयन 2 बनते हैं। तो क्लोराइड 2 हो गए ना, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इसलिए 2 इंटू कर दिए। एम आई क्लियर? और यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव तो एक ही है तो यहां पर एक ही बस किए, यहां 1 मल्टीप्लाई कर दिए। समझ गए क्या? ऐसे अपन किसी के लिए भी क्या लिख सकते हैं? कोलरॉस लॉ लिख सकते हैं। अपन ने लिखा था और किसी के लिए कोलरॉस लॉ आपको एक मैंने दिया था ना, एल्यूमिनियम दिया था ना, एल्यूमिनियम सल्फेट, याद है ये वाला? इसका कोलरॉस लॉ कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका कोलरॉस लॉ लिखने के लिए आप दोनों आयनिक कंडक्टिविटीज को ऐड करोगे तो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ Al3 पॉजिटिव का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, ये आयन है इसलिए आयनिक कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, समझ गए ना? और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ ionic conductivities of the cation and anion, each multiplied by the number of ions present in one formula unit of the compound। ठीक है, तो 2 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि ये 2 एल्यूमिनियम है, प्लस 3 टाइम्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 सल्फेट आयन है। क्लियर है ये? तो यही हमारा कोलरॉस लॉ होता है। ठीक है, इसका 3 एप्लीकेशन पढ़ना, जिसमें एक हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। वो क्या एप्लीकेशन था? कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी आप ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे थे वो हम कोलरॉस लॉ से निकालेंगे। कैसे निकाल रहे थे? एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि आपको HCl का मोलार कंडक्टिविटी गिवन है क्वेश्चन में, कितना था वैल्यू HCl का? HCl का बता रहा हूं ना, 425 सीमन सेंटीमीटर था, मीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये HCl का है ना? अरे हाँ है ना, 425.9। ओके, फिर और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? NaCl का भी आपको मोलार कंडक्टिविटी दिया था, क्या था वो? हाँ, 120.4 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और एक और का दिया हुआ था, दैट वाज CH3COO Na का 90 कुछ था क्या? 91 बस सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सुन रहे हो क्या? ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनते हैं। आपको बस इस स्ट्रेट लाइन को पीछे प्रोड्यूस करना है तो आपको इनकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटीज की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो मिल जाती है, स्ट्रेट लाइन बनता है ना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया था जल्दी से, क्या था? व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? बिना देखे, अल्फा लैम्डा MC इज इक्वल्स टू, वही y इज इक्वल्स टू, हाँ, लैम्डा M0 माइनस A अंडर रूट में C, y इज इक्वल्स टू mx प्लस C, जहां पे C आपका इंटरसेप्ट, A आपका स्लोप, और ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, और ये फॉलिंग लाइन है इसलिए तो स्लोप माइनस A है। समझ रहे हैं? ओके, तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेटा आपको क्वेश्चन में दिया था। आपको निकालने क्या बोला था? फाइंड दी
लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, याद है? तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया था, इन तीनों को कोलरॉस लॉ से लिखा था। क्या होता है इन तीनों का कोलरॉस लॉ? लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तैयार है अपन, है ना? कहीं ऊपर मल्टीप्लाई तो नहीं होगा ना 2 3 कहीं पर? दोनों एक एक आयन तो है, HCl में एक H होता है एक Cl होता है, दोनों 1 1 है, इसलिए कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, और इसको भी लिख देते हैं लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, क्या टाइम पहले लिख दो ना, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव। ये बन गए हमारे तीन इक्वेशन। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 425.9, दिस प्लस दिस इज 126.4 एंड दिस प्लस दिस इज 91। हमें क्या निकालना है? लैम्डा ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा ऑफ CH3COO नेगेटिव। तो इन तीनों इक्वेशन को प्लस माइनस करके हम ये डिजायर्ड इक्वेशन लेकर आएंगे। क्या किया था हमने उसके लिए? ये इक्वेशन लिया था फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। मुझे ये और ये प्लस में चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को अपन ने ऐड कर दिया था। ये दोनों नहीं चाहिए तो 2 से माइनस कर दिए थे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए थे पीयूष, क्योंकि 2 में तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ना। देखो आप इन दोनों को पहले ऐड करो तो क्या क्या आएगा? लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, ध्यान से देखना, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव। ये मैंने कर दिया 1 और 3 को ऐड। अब 2 माइनस करें, माइनस 2 लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव माइनस, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ना, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। देखो ये कैंसिल हो गया, ये मुझे चाहिए भी नहीं था, ये भी नहीं चाहिए था, ये भी कैंसिल। क्या बचा? वही तो 2 बचा जो मुझे चाहिए था। सेम काम हम इनके वैल्यूज के साथ भी कर देंगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस। आंसर कितना आ रहा था? 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मतलब जिस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे थे, वो हमने कोलरॉस लॉ की हेल्प से निकाल दिया। समझे क्या? पिछला लेक्चर देखे प्रथा दीवान क्या? हाँ, नोट्स बनाया, दिखा जा तो कॉपी दे। सर ये वाली कॉपी नहीं लाया सर, तो नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? तो यहां तक हमने देखा था, 2 एप्लीकेशन और बची है। चलिए लिखिए सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन कोलरॉस लॉ की। और आप भी एब्सेंट थे ना, तो लिखना है नोट्स भैया। मैं हर दिन नहीं पूछूंगा राघव एब्सेंट थे, प्रथा एब्सेंट थी। आप एब्सेंट हो तो आपका काम है कि नोट्स देख, वीडियो देख करके नोट्स बना करके नेक्स्ट डे प्रेजेंट रहना है। क्या चाहिए? कॉपी भी नहीं लाया है? क्यों आया आज? कौन सी कॉपी है? चलो लिखो सेकंड एप्लीकेशन। हाँ, और किसी को पेन चाहिए? हाँ, इसके अलावा NH4OH वीक बेस, जितने भी वीक एसिड है, जितने भी वीक बेस हैं, ऑल आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, आपका ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वो भी एक वीक एसिड होता है। ठीक है, चलिए लिखो सेकंड आपका एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ। पहला एप्लीकेशन का हेडिंग क्या डाले थे? कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर, हाँ अब सेकंड लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? किस अल्फा, याद है ना? डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से डिनोट करते थे। अल्फा होता क्या था? इट इज द नंबर ऑफ
moles of solute associated or dissociated upon number of moles of solute taken। मतलब अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, उसमें से 10 ही डिसोसिएट हुए, तो आपका वैल्यू कितना आ गया? 0.1, यानी कि 10% डिसोसिएशन हुआ है। बाकी 90% मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही है। देयर मॉलिक्यूल्स हैव नॉट बीन डिसोसिएटेड इनटू आयंस। सेम चीज एसोसिएशन में भी होती है, ठीक है। तब डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोल लो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल लो, होता वो अल्फा ही है। डिसोसिएशन के केस में बड़ा मॉलिक्यूल अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, और एसोसिएशन के केस में दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े बन रहे हैं एसोसिएट होकर के। एसोसिएट, डिसोसिएट। किस हद तक डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं। इफ ऑल ऑफ देम आर डिसोसिएटिंग, तो 100% अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। 100/100 1। तो अल्फा 1 से बड़ा नहीं हो सकता वैल्यू में, परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो अल्फा का कैलकुलेशन करेंगे, लिखना नीचे। alpha is given as alpha is equals to lambda mc upon lambda m नॉट। ये वैल्यू होता है हमारे अल्फा का, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट हाईएस्ट वैल्यू है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना किसी की भी मोलार कंडक्टिविटी, तभी तो उसका नाम है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। उसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज वो वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है, उससे ज्यादा मोलार कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की नहीं हो सकती। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। तो वो मैक्सिमम वाली चीज अपन नीचे लिखते हैं, टेकन अपॉन, ऊपर क्या लिखा हुआ है? मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और नीचे लिखा हुआ है मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट लिखना थर्ड एप्लीकेशन calculation of dissociation constant of weak electrolytes, calculation of dissociation constant of weak electrolytes, calculation of dissociation constant of वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट? नहीं, वो तो वांट ऑफ फैक्टर है। के क्या होता है? के थोड़ा याद दिलाता हूं, चलो थोड़ा इक्विलिब्रियम में चलते हैं। CH3COOH प्लस वाटर इक्विलिब्रियम विथ CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। याद आ रहा है ये इक्वेशन? आज भी तो लिखे इस इक्वेशन को, है ना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka लिखने के लिए क्या लिखते हैं अपन? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि पहले K बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वो? CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन पावर में 1 ही जाएगा क्योंकि सामने 1 लिखा हुआ है। याद आ रहा है ना? K कैसे लिखते थे? इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, अब रिएक्टेंट साइड में आते हैं, CH3COOH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इन चारों में वाटर इज अ प्योर लिक्विड, तो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्यों बोल रहे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड? क्योंकि जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो एसिड का डिसोसिएशन है। रिएक्शन का नाम क्या है? डिसोसिएशन ऑफ एसिड। एक एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, तभी रिएक्शन का नाम क्या पड़ा? डिसोसिएशन ऑफ एसिड। तो ये कांस्टेंट का नाम क्या बोलोगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट, विच इज नथिंग बट इक्वल टू CH3COO नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH। ये Ka का वैल्यू होता है। ऐसे अपन Kb भी निकालते थे, वो बेस का था।
अगर मैं NH4OH नाम का एक वीक बेस ले लूं जो पानी में डलने के बाद NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, तो इसकी Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी? Kb विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय वाटर को छोड़ देना, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये Kb का इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड या वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोल लो जो अपना हेडिंग है। तो K का कैलकुलेशन करने वाले हैं अपन, ठीक है। अब ध्यान देना, हम एक लॉ पढ़ते थे इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही, दैट वाज ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ध्यान देना यहां पे फिर से, एवरीवन इधर। मान लेते हैं कंसंट्रेशन इसका C था इनिशियली, C मोल पर लीटर। कितना था? C मोल पर लीटर, ठीक है। अभी इनिशियली डिसोसिएशन चालू नहीं हुआ है मान लेते हैं, तो इनका कंसंट्रेशन क्या रहेगा? 0 क्या रहेगा? 0 ठीक है। अब हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने वाले हैं, अपने लिए तो C मोल्स है, पर कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे हमको नहीं पता। तो लेट X मॉलिक्यूल्स बी डिसोसिएटेड। सुन रहे हैं क्या? लेट X मॉलिक्यूल्स बी डिसोसिएट, इसके X मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए होंगे, तब तो ये X और ये X बनेगा ना। देखो हर एक एसिड के टूटने पर ये दोनों एक एक बनते हैं, यस और नो। अगर 2 एसिड टूटेगा तो दोनों 2 बनेंगे, अगर 5 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो दोनों 5 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो मान लेते हैं ये X टूट रहा है तो दोनों XX बनेंगे, और ये बचेगा कितना? C माइनस एक्स, क्योंकि आपने लिया था C, X डिसोसिएट हो गया, तो अब कितना बचा? ये T माइनस एक्स। और ये दोनों कितने कितने बने? X और X। ये लाइन समझ में आ रही है सबको? C से शुरुआत किए थे, हमने एज्यूम कर लिया कि एसिडिक एसिड के X मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो बचे कितने? C माइनस एक्स, और ये बने कितने? XX। समझ रहे हैं क्या? अब X का वैल्यू अपन अल्फा के टर्म्स में निकालते हैं। ध्यान देना, अल्फा क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन। टेकन कितना है? टेकन कितना है आपका? C। टेकन है C और टूटे हैं X, तो X का वैल्यू कितना आया? C अल्फा। क्या आया? पुट हियर, तो C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। ये अपन सॉल्यूशन में भी पढ़े हैं इफ यू रिमेंबर। देखिए एसोसिएशन डिसोसिएशन तो हम सॉल्यूशन में भी पढ़ते थे, समझ गए? C माइनस C अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। कोई डाउट इस स्टेप में? पहले अपन ने इसको X के टर्म्स में लिखा, बाद में अपन ने X का वैल्यू अल्फा के टर्म्स में निकाल दिया और यहां पुट कर दिए। अब पुट कर दो यहाँ पे फॉर्मूले में, तो K कितना आया? कंसंट्रेशन ऑफ CO नेगेटिव कितना है? C माइनस C अल्फा। H3O पॉजिटिव, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया, सॉरी, एक सेकंड। CH3CO नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा। H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा। ये H पॉजिटिव लिखूं या H3O पॉजिटिव, एक ही मतलब होता है ना, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? CH3COOH का कंसंट्रेशन विच इज C माइनस C अल्फा। करेक्ट? यहां तक क्लियर है? C कॉमन निकाल लो नीचे, तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर में नीचे एक C कॉमन आ गया, तो क्या बचा नीचे? 1 माइनस अल्फा, एक एक C कैंसिल, तो K का वैल्यू क्या आया? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हमारा K का इक्वेशन होता है। यही तो डिराइव किया ना अपन अभी। हमने हेडिंग क्या लिखा है कि आप Ka भी निकाल सकते हो, क्योंकि अल्फा तो पहले निकाल चुके हो, तो यहां पुट कर दो ना अल्फा की वैल्यू, निकल जाएगा Ka भी। एम आई क्लियर? समटाइम्स कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, सॉल्यूशन क्या है? बहुत डाइल्यूट, यानी कि अल्फा बहुत छोटा होगा, तो हम 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देते हैं, तो नीचे पूरा गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा? बस C अल्फा स्क्वायर, बस इतना ही बचेगा। फिर समझ रहे हैं क्या? ठीक है। तो ये सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन के बेसिस में क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है सबको यहां तक? तो अल्फा निकाल लेंगे अपन, और अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया। अरे हाँ ना, अभी तो पीछे लिखे ना। और के का फॉर्मूला क्या हो गया? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये एप्लीकेशन नंबर 2 और ये एप्लीकेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखेगा द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ
द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, कप्पा दिया आपको, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028, 0.001028 m कंसंट्रेशन है उसकी, कितनी कम है देखो, m एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁻5 यूनिट क्या होगी? क्या होगी? सीमन पर, और मोल, मोल अगर नहीं आएगा, आएगा ना रुद्र, पर मोल आएगा ना, रुद्र बोल रहा आएगा, क्या लगता है रुद्र, पीयूष क्यों नहीं आएगा? तो उससे क्या हुआ? अरे क्वेश्चन पढ़ो, कंडक्टिविटी लिखा हुआ है, मोलार कंडक्टिविटी थोड़ा लिखा हुआ है, तो कप्पा है ना, तो कप्पा का मतलब सीमन पर सेंटीमीटर या सीमन पर मीटर ही होगा। हाँ, मोलार कंडक्टिविटी लिखा होता तो अपन बोलते सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, कंफ्यूज क्यों होते हो भाई? हाँ, क्या है? सीमन पर सेंटीमीटर, सीमन पर सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स डिग्री, सॉरी, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले तो क्या निकालना है? के। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के है, कंफ्यूज मत होना नाम में। हाँ, तो कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज, ये कहां से निकाला होगा अपन ने? कॉलरॉस लॉ से। देखिए ग्राफ से तो नहीं निकाल सकते ना, एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ग्राफ से तो नहीं निकला होगा। इज कितना आया था आप लोग का आंसर पिछले क्वेश्चन का? सेम, इज 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे मुझे बताइए पहले। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? कप्पा गिवन है, कितना? 4.95 इंटू 10⁻⁻5। ये कंसंट्रेशन पे गिवन है, वो कंसंट्रेशन ये है, तो एक्चुअली ये लैम्डा एम सी है। क्या है ये? लैम्डा एम सी। और सी कितना दिया कंसंट्रेशन? 0.0010। अरे एक्चुअली ये तो लैम्डा थोड़ी ना है, सॉरी, कप्पा है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, और कंसंट्रेशन सी दिया हुआ है, यही दो डेटा गिवन है ना। और तीसरा आपको उसका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दे दिया, कितना है वो? 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही तीन डेटा गिवन है, कैसे बनाओगे? हाँ, पहले लैम्डा एमसी निकालना पड़ेगा, लैम्डा एम नॉट तो दिया हुआ है, लैम्डा एमसी इन दोनों से आ जाएगा। कैसे निकालेंगे प्रणब लैम्डा एमसी? कप्पा बाय सी इंटू 1000 ऊपर, कप्पा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, यस और नो? इससे आ जाएगा लैम्डा एमसी, फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो अल्फा आ जाएगा, फिर अल्फा के फॉर्मूले में अल्फा डाल दो तो के आ जाएगा। तो पहला काम ये है हमारा, फर्स्ट स्टेप शुड बी दिस, सेकेंड स्टेप शुड बी दिस, एंड थर्ड स्टेप इज दिस। तो निकालना के है पर अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा के लिए लैम्डा एम सी निकालना पड़ेगा। तो यही सीक्वेंस में क्वेश्चन बनना चाहिए, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। नहीं तो सुन रहे हैं क्या? फॉर्मूला लिखते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सुन रहे हो क्या? देखो, आप शुरुआत यहां से करोगे, निकालना क्या है? के। तो आप पहले क्या लिख दोगे? के का फॉर्मूला, वो जो किए है। इस फॉर्मूले में सी है हमारे पास बट अल्फा नहीं है, तो अल्फा निकालना पड़ेगा। तो आपने अल्फा का फॉर्मूला लिख के देखा कि अल्फा क्या होता है? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, जिसमें लैम्डा एम नॉट तो है क्वेश्चन में बट ये नहीं गिवन है। तो ये निकालने के लिए ये दो तो गिवन है ना, तो पहले सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा।
फिर ये पुट करोगे यहाँ तो अल्फा, फिर अल्फा पुट करोगे यहाँ तो के। 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 3 अलग अलग फॉर्मूले में। आया अल्फा या लैम्डा एमसी बता दो। 48.15, हाँ लैम्डा एमसी आ रहा है 48.15 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, 48.15 डिवाइड बाय 390.5, तो आएगा अल्फा। आया क्या अल्फा? 0.1233, 0.1233, अल्फा इज 0.1233। पर ये भी हमें फाइनल आंसर नहीं है ना, अब इसको यहां पुट करेंगे तब जाकर आएगा 0.1233। 0.12 है, नहीं मत लेना। यही कर रहे हैं ना। कुछ आया क्या? -7, 10⁻⁻7।
1.77 इंटू 10⁻⁻7। नहीं, वो -7 गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 1.77 ठीक आ रहा है, बट वो पावर 10⁻⁻5 होना चाहिए। एनसीईआरटी रखे हो गया कोई? वॉल्यूम 1। ठीक है, 1.78 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका? देखो, के का यूनिट डिपेंड करता है आपके कंसंट्रेशन टर्म्स कितने हैं, ध्यान ध्यान देना। इसके लिए के निकाल रहे हो तो ऊपर मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है, और ये भी मोल पर लीटर है। सारे मोल पर लीटर कैंसिल नहीं हो रहे हैं ना, एक एक हो रहा है, एक तब भी बचेगा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऊपर मोल पर लीटर का यूनिट इसका भी है, इसका भी यूनिट मोल पर लीटर है, और नीचे वाले का यूनिट भी क्या है? मोल पर लीटर। अरे कंसंट्रेशन का यूनिट वही होता है ना, मोल पर लीटर। तो ये दोनों कैंसिल भी होंगे तो एक मोल पर लीटर बचेगा ना। तो फाइनली के का यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि ऊपर क्या कितने मोल पर लीटर, नीचे कितने मोल पर लीटर है, उसके हिसाब से यूनिट के की चेंज हो सकती है बार बार। ठीक है, मतलब सोचिए अगर नीचे इसका स्क्वायर होता तो वो दूसरा मोल पर लीटर भी कैंसिल हो जाता, तब के का यूनिट कुछ नहीं होता, कैंसिल हो गया ना पूरा रेशियो। ठीक है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे चैप्टर के, विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक? क्या पढ़ रहा था हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल। फिर आज हम चालू करेंगे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, एक लास्ट क्वेश्चन करके। इसमें मतलब अपन दो टाइप के न्यूमेरिकल देख लिए, एक फैराडे लॉ का, फैराडे लॉ में भी न्यूमेरिकल किए थे ना अपन, और एक कोलरॉस लॉ के। ठीक है, हम हाँ लिखे क्वेश्चन। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 एम, एम बोले तो मोल पर लीटर। एसिटिक एसिड इज 7.896 into 10⁻⁵ conductivity of 0.00241 m acetic acid is 7.896 into 10⁻⁵ सीमन पर सेंटीमीटर, सीमन पर सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स मोलार कंडक्टिविटी, कैलकुलेट इट्स मोलार कंडक्टिविटी, कैलकुलेट इट्स मोलार कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा एम सी। सिर्फ मोलार कंडक्टिविटी बोला तो लैम्डा एम सी, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेगा तब लैम्डा एम नॉट बोलोगे ना, पर वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इफ लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू वही 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, फुल स्टॉप। What is its dissociation constant? What is its dissociation constant? सेम क्वेश्चन है, सुन रहे हैं क्या? बस क्या डेटा चेंज हुआ है? मोलारिटी चेंज हुई है, इसलिए कंडक्टिविटी भी चेंज हो गई, बस।
सुन रहे हैं क्या? पिछले बार अलग से बोला नहीं था कि मोलार कंडक्टिविटी निकालो, बट निकालना पड़ा था ना, क्योंकि उसके बिना अल्फा नहीं निकलता और अल्फा के बिना के नहीं निकलता। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे अलग से बोल दिया कि मोलार कंडक्टिविटी भी निकालना है, वो तो आपको वैसे भी निकालना पड़ता, बिना उसके आप अल्फा नहीं निकाल पाते, बिना अल्फा के नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देंगे, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस ये दो डेटा चेंज हुआ है। एम आई क्लियर? समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? कप्पा दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, दोनों को डिवाइड करके आप पहले लैम्डा एम सी निकालो, इन दोनों को डिवाइड करके अल्फा निकालो, देन फिर अल्फा वाले फॉर्मूले से के निकालो, सिंपल। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेड डाल लो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ब्रैकेट में लिखो गैल्वेनिक सेल। एक और नाम क्या है इसका? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो देखो क्या क्या डिफरेंस है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में। पहला तो डेफिनेशन ही अलग अलग है, जस्ट अपोजिट है डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वी वर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, यहाँ पे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे एक ही बीकर के अंदर एनोड और कैथोड होते थे, याद है? एनोड एंड कैथोड वर एट द सेम बीकर। एनोड वाज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल या बैटरी, and the rod which was connected to negative end was known as cathode. Anode was positive pole and cathode was negative pole. याद आ रहा है? तभी तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते थे, सारे के सारे एन आयन एनोड की तरफ भागते थे और सारे के सारे कैट आयन कैथोड की तरफ भागते थे। कैट आयन टूवर्ड्स कैथोड, एन आयन टूवर्ड्स एनोड। यहां क्या होता है, आप दोनों बीकर को अलग अलग रखते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों यहीं पर हो रहा था एक ही बीकर में। इसको कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स तो समझ गए ना, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? रिडॉक्स रिएक्शन। पर अगर वो एक ही बीकर में हो रहा है, क्या क्या कर रहा है तू रुद्र? पैंट साफ करना ज्यादा जरूरी है अभी। फिर अगर एक ही बीकर में दोनों रिएक्शन हो रहा होगा तो अपन उसको कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली अवेलेबल है, एक ने लूज किया, दूसरा गेन किया, लूज करने वाला ऑक्सीडाइज हुआ, गेन करने वाला रिड्यूस हुआ, तो वही हो गया ना, तो डायरेक्ट। पर यहां क्या होगा, आपने एक बीकर अलग रखा है जिसमें ऑक्सीडेशन होगा और एक बीकर अलग रखा है जिसमें रिडक्शन होगा। बट वो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा कैसे? तो बाहर से आप एक वायर लगा दोगे, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन इस वायर से ट्रैवल करके इस दूसरे इलेक्ट्रोड में आएगा और यहां रिडक्शन हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे ना? बट करंट ऐसे तो फ्लो नहीं करने वाला, करंट को तो एक क्लोज्ड सर्किट चाहिए होता है, एक क्लोज्ड पाथ चाहिए ना, ये तो बीच से खाली है। तो अपन यहां पर एक दोनों के इलेक्ट्रोड्स के लिए क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। देखो यहां पे एक ही बीकर में दोनों डिप्ड थे, दोनों का इलेक्ट्रोलाइट कॉमन था, बट यहां पे एक इलेक्ट्रोड अपने ही एक सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है, दूसरा इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन के एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लो ये जिंक की रॉड है, तो ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, एक्वस वाला। जिंक पाउडर, जिंक सल्फेट का पाउडर लिए, पानी में घोल दिए, बन गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस वाला। सेम कॉपर रॉड लेकर के आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, अभी भी पर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में देखो गैप है। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम दोनों के बीच में लगा देते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज। अब ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेडी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल हमारा नॉर्मल ड्राई सेल, पेंसिल सेल, ड्राई सेल, फिर हमारे गाड़ियों में लगने वाली बैटरीज जिसको अपन लेड एसिड बैटरी बोलते हैं, जो कार वगैरह में लगती है, आपकी स्कूटी में भी होती है। ठीक है, हमारे हियरिंग एड्स में जो बैटरीज होती हैं, हमारे कैलकुलेटर में जो, वॉचेस में जो बैटरी होती हैं,
वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही एग्जाम्पल है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होता जरूर है, बट एक ही बीकर में नहीं होता। एक बीकर में ऑक्सीडेशन, दूसरे बीकर में रिडक्शन। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। मिला करके बनेगा ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ रहे हैं क्या? और अब क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया है ना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है? अब ऑक्सीडेशन कहां होता है? ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड में। एओसीआर याद है, मैंने ऐसे लिखा था ना एक बार, एओसीआर एनोड में क्या होता है और कैथोड में रिडक्शन। उस हिसाब से ऑक्सीडेशन यहां हो रहा है ना, तो ये कहलाएगा एनोड और ये कहलाएगा कैथोड। एक और डिफरेंस का पॉइंट, जब जिंक यहां से निकल करके Zn2 पॉजिटिव बनेगा तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना। यस और नो? ऐसा होगा रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, जिंक गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जब जिंक आयन बन के बाहर आया ना, उसने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया रॉड के ऊपर, फिर यही तो रॉड के ऊपर से जा रहा है ऊपर, तो अल्टीमेटली ये रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो एनोड यहां पे क्या होता है? नेगेटिव पोल। यहां क्या होता था एनोड? उल्टा। एक और डिफरेंस का पॉइंट आ गया, समझ रहे हैं क्या? कैथोड यहां पे पॉजिटिव पोल, एनोड यहां पे नेगेटिव पोल, एनोड वहां पे पॉजिटिव पोल, कैथोड नेगेटिव पोल। बाकी ये चीज दोनों में कॉमन है, एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन। एम आई क्लियर? ठीक है, तो चलो इसको डिफाइन करते हैं गैल्वेनिक सेल को और इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। एक एग्जांपल, जिंक कॉपर सेल बनाते हैं। इसको क्या बोलूंगा मैं? जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल है ये, ठीक है, जिसको अपन कॉमनली बोलते हैं डेनियल सेल। इट इज अ डेनियल सेल आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर। डिस्कवरर नहीं, इन्वेंटर। इन्वेंट होगा ना, ये कहीं पढ़ा थोड़ा था पहले से, सेल बनाया गया है ना, तो इन्वेंशन ही बोलेंगे। ठीक है, हाँ चलो लिखो इसके बारे में। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑल्सो नोन एज क्या? गैल्वेनिक सेल। देखो इसमें ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल, ऑल्सो नोन एज या ब्रैकेट में लिख लो, जैसा भी आपको ठीक लगे, बट वो नाम कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ लिखना है इसमें नीचे। A device used to convert, a device used to convert, a device used to convert the chemical energy produced in a redox reaction, the chemical energy produced in a redox reaction, chemical energy produced in a redox reaction into a electrical energy, into a electrical energy, into a electrical energy. A device used to convert the chemical reaction या chemical energy किसमें? redox reaction में जो chemical energy है into electrical energy is called an electrochemical cell, is called an electrochemical cell, is called an electrochemical cell. तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना यहां से, और अब पाथ पूरा क्लोज भी हो गया है। हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाया जिससे ये पाथ भी पूरा कंप्लीट हो गया। मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताऊंगा उसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं कि वो पाथ कंप्लीट कैसे कर पा रहा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर लगा के रख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? अगर उस वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या होगा? अब क्योंकि सर्किट पूरा कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी हो रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चालू कर देगा। तो गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्ट होना चालू करेगा, यानी कि ये प्रूव हो जाएगा कि इट हैज प्रोड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। समझ रहे क्या? उसका कारण है कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। यही दो चीज की रिक्वायरमेंट तो है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और एक कंडक्टर होना चाहिए, तो करंट अपने आप फ्लो करेगा। जैसे आपके पास बैटरी होती है, तो बैटरी के पास क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यही तो वो दो पॉइंट है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस है। एक हाई पोटेंशियल में है, दूसरा लो पोटेंशियल में है। आप हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल से जोड़ दो, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो दो ही रिक्वायरमेंट है ना हमारे पास, एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और दूसरा वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कहां क्रिएट होगा? ये रॉड और ये रॉड के बीच में। नहीं दिख रहा? पॉजिटिव रॉड एंड नेगेटिव रॉड। आगे
पोटेंशियल डिफरेंस, और बीच में वायर लगा हुआ है और सर्किट कंप्लीट भी है, तो करंट फ्लो करेगा। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, VOLTAIC, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, VOLTAIC, वोल्टाइक सेल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके लिखो, सब हेड डालो, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। जैसे वहां अपन कैसे लिखते थे कंस्ट्रक्शन, कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, दो रॉड डिप्ड होगी, और वो दोनों रॉड्स पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से कनेक्टेड होगी। यही कंस्ट्रक्शन है इसका। और इसका कंस्ट्रक्शन क्या बोलोगे, दो अलग अलग बीकर लेंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, एक रॉड डिप्ड होगी एक इलेक्ट्रोलाइट में, दूसरी रॉड डिप्ड होगी दूसरी इलेक्ट्रोलाइट में, एंड दे आर कनेक्टेड एक्सटर्नली वाया वायर्स, कंडक्टर्स, एंड इंटरनली दे आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर अपन पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी। एक तो वो कनेक्शन कंप्लीट कर रहा है, और दूसरा न्यूट्रलिटी भी मेंटेन कर रहा है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का मतलब समझना, देखो एक एक करके जिंक आकर के जिंक आयन बनता जा रहा है ना। एक जिंक, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया Zn2 पॉजिटिव। ऐसे बहुत सारे जिंक निकल निकल के यहां एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। बहुत सारा जिंक पॉजिटिव का वहां पे एक्यूमुलेशन हो गया, भीड़ बन गई Zn2 पॉजिटिव की। तो उससे क्या होगा ना, अगले Zn2 पॉजिटिव को आने में तकलीफ होगी, क्योंकि वो रिपेल करेंगे उसको। समझ रहे? तो यहां से क्या होगा, यहां से कोई एक नेगेटिव आयन आएगा और इस Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर देंगे। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का एक और काम क्या होता है, कि दोनों तरफ के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करते रहना बीच बीच में। उसके अंदर हम कुछ ना कुछ सॉल्ट भरेंगे, तभी तो नाम पड़ा सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज तो है ही वो दोनों के बीच का, प्लस उस ब्रिज के अंदर क्या भरा हुआ है, एक सॉल्ट का पेस्ट भरा होगा, और वो सॉल्ट का पेस्ट बार बार यहां आकर के इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। समझ रहे हैं क्या? ताकि यहां पे बहुत ज्यादा जिंक 2 पॉजिटिव की भीड़ ना जम जाए, और अगर ऐसा हुआ तो और जिंक 2 पॉजिटिव आना बंद हो जाएगा, और बंद हो गया मतलब कि ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, यानी कि सेल विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग करंट। एम आई क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, इसलिए सॉल्ट ब्रिज का होना जरूरी है। वो न्यूट्रलिटी भी मेंटेन कर रहा है और सर्किट को बाहर से अंदर से कंप्लीट भी कर रहा है। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, लिखो नीचे, let us consider a zinc copper electrochemical cell. Let us consider a zinc copper electrochemical cell. Zinc copper electrochemical cell. ब्रैकेट में लिख लो डेनियल सेल, इसका नाम है डेनियल सेल, DANIEL, डेनियल सेल, full stop. Next line में, in this a zinc rod is placed in a zinc rod is placed in a zinc rod is placed in a zinc sulfate solution. Zinc rod is placed in a ZnSO4, short form में लिखना हो तो zinc sulfate solution, taken in a beaker, taken in a beaker, taken in a beaker, full stop. A copper rod is placed in a copper sulfate solution, CuSO4. A copper rod is placed in a copper sulfate solution, taken in another beaker, not in the same beaker, है ना? यहाँ पे indirect redox reaction होने वाला है. A copper rod dipped in copper sulfate solution, taken in another beaker. हो गए दो rods establish हो गए, दोनों cathode anode, full stop. The two rods are connected by the wire. The two rods are connected by a wire. The two rods are zinc rod and
copper rod. The two rods are connected by a wire and the two solutions वो किससे कनेक्टेड है? सॉल्ट ब्रिज से. देखो ना, दोनों रॉड वायर से कनेक्टेड है और दोनों सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज से. एंड द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज. टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, नीचे लिखना. अ सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब. सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिख रहे हैं. ये आता है कई बार फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. A salt bridge is a U-shaped tube containing concentrated solution of an containing concentrated solution of an inert electrolyte. Inert I-N-E-R-T, inert electrolyte. इनर्ट इसलिए कि हमको रिएक्शन नहीं करवाना है उसका, सिर्फ वो न्यूट्रलाइज कर दे, डू नॉट रिएक्ट और कुछ नया ना बना दे. इसलिए ऐसा चीज लेना है जो इन दोनों से रिएक्ट ना करे, इनर्ट रहे. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4 एक्सेट्रा. और सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन को अपन नॉर्मली पेस्ट बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन भी है और थोड़ा बहुत सॉलिड भी है. सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ सच एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ such an electrolyte in gelatin, GELATINE. और अगर ये भी एक सॉल्यूशन होता है. अगर फुल स्टॉप. नेक्स्ट टाइम लिखेंगे द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ये तो उसका स्ट्रक्चर हो गया ना कि वो एक यू शेप्ड ट्यूब होता है जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है? एक सॉल्ट का पेस्ट जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट होना चाहिए. अब उसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस, from one solution to the other without mixing of the two solutions. बस आयंस का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर. इलेक्ट्रोलाइट इधर का इधर मिक्स नहीं हो रहा है. ओनली आयंस आर गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन बीकर टू अनदर without mixing of the two solution. Full stop. Also it helps to maintain electrical neutrality. बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयंस या बहुत ज्यादा नेगेटिव आयंस क्रिएट ना हो जाए एक जगह पर, तो इसके आयंस पीरियोडिकली जाकर उनको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे. टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द ऑफ द सॉल्यूशंस, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस इन द टू हाफ सेल्स. टू हाफ सेल मतलब एक आपका लेफ्ट वाले में जो प्लेस्ड है वो और एक राइट जो प्लेस्ड है. जनरली हम लेफ्ट वाले साइड में एनोड को रखते हैं और राइट हैंड साइड में कैथोड को रखते हैं हमेशा जब भी हम एक सेल बनाएंगे. समझ रहे हैं क्या? अभी तक किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि सर जिंक को यहां क्यों रखे, कॉपर यहां क्यों नहीं रखे, जिंक को यहां क्यों नहीं रखे, या कॉपर को हमने एनोड क्यों नहीं बनाया, जिंक को हमने कैथोड क्यों नहीं बनाया? ऐसा भी तो कर सकते थे ना अपन. हमने ऐसे क्यों कनेक्ट किया कि जिंक यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है? व्हाई नॉट कॉपर हियर, जिंक हियर?
क्वेश्चन समझे मेरा? देखो जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? अपन पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे? Zn प्लस CuSO4 gives you ZnSO4 प्लस Cu। इसका उल्टा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। समझ रहे क्या कहने का मतलब? जिंक और कॉपर जब आमने सामने हैं तो विच इज मोर मेटालिक? जिंक इज मोर मेटालिक। और मेटल का टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज होने का, तो कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा या कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा? जिंक। तो कॉपर उसके सामने मजबूरी में क्या होना पड़ेगा उसको? रिड्यूस। तो अगर आप जिंक कॉपर का सेल बना रहे हो तो नो डाउट हमेशा जिंक क्या रहेगा? एनोड, और कॉपर क्या रहेगा? कैथोड। क्योंकि एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड में क्या होता है? और जिंक इज मोर मेटालिक देन कॉपर। समझ रहे हैं क्या? बट वही अगर आपने कॉपर और सिल्वर का सेल बनाया तो क्या होगा? सिल्वर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिल्वर कॉपर से नीचे आता है। आप सीरीज याद करिए, सीरीज में जिंक ऊपर है, फिर हाइड्रोजन है, उसके नीचे कॉपर, और उसके नीचे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम। ये पढ़ते थे ना रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, या क्या नाम था इसका? रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पे हमारे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम ये सब थे। बीच में आओगे तो आपको जिंक वगैरह, आयरन वगैरह मिलेगा, और नीचे आओगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, और नीचे आओगे तो कॉपर, सबसे नीचे आओगे तो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम। तो जो ज्यादा मेटालिक है ना उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो एनोड बनेगा, और दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? कैथोड। तो जब कॉपर और सिल्वर का आप सेल बनाओगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड dipped in copper sulfate will be placed on the left hand side, यानी कि एनोड, ऑक्सीडेशन will take place, एंड यहां पे हमारा सिल्वर रॉड होगा dipped in सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन या सिल्वर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये हमारा कैथोड होगा, और यहां पे क्या होगा? रिडक्शन। इन दोनों को हम वायर से कनेक्ट करेंगे और अंदर क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो जो ज्यादा मेटालिक है या जो ज्यादा रिएक्टिव है मेटल के फॉर्म में, उसका हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो वो बनेगा एनोड और दूसरा बनेगा कैथोड। समझ रहे ना? ओवरऑल रिएक्शन वही हो रहा है जो हमने लिखा है अभी। Zn प्लस CuSO4 gives you ZnSO4 प्लस Cu। इसको मैं अगर आयनिक फॉर्म में लिखूं तो क्या रिएक्शन होता है? Zn प्लस Cu2 प्लस gives you Zn2 प्लस प्लस Cu। हाँ है ना? सल्फेट को हटा दिया मैंने, तो आयनिक रिएक्शन ऐसी लिखूंगा मैं। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो देखो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। यही तो रिएक्शन है ऊपर वाला भी, और अभी यहाँ पे वही हो रहा है। जिंक का इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रोड को छोड़ करके जिंक आयन बनते जा रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन के पास आ रहे हैं और गेन होकर के क्या बन रहा है? कॉपर। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, टेकिंग प्लेस इन राइट बीकर, टेकिंग प्लेस इन लेफ्ट बीकर, नोन एज एनोड, नोन एज कैथोड। दोनों को ऐड करूं रिएक्शन को, वही मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में क्या क्या है? Zn प्लस Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। राइट साइड में क्या क्या है? Zn2 प्लस प्लस Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, वही आ रहा है रिएक्शन ऊपर वाला। तो दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दोगे, यू गेट द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ दैट सेल। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? लास्ट एक चीज बता रहा हूं, फिर एंड करते हैं। इसका वर्किंग अभी अपन लिखे नहीं है ना, आज अभी हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिखा है। आप लोग बुक से डायग्राम बना लेना, है ना? बुक खोलो कभी जा करके, पता है ना यूनिट 1 ये वॉल्यूम 1 का चैप्टर है आपको, यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बुक खोलना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ढूंढना, और एक डायग्राम नीचे बना के लेना बढ़िया सुंदर सा। ठीक है, एक और लास्ट चीज सुनते हुए जाओ। इस सेल को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल ऑन अ पेपर। तो आप लेफ्ट बीकर में जिंक को रखे थे और जिंक चेंज हो रहा था Zn2 पॉजिटिव में, यस और नो? राइट बीकर में रखा था आपने कॉपर को, और यहां पे चेंज हो रहा था कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, करेक्ट? तो इसको लिखने का तरीका होता है जिंक गेटिंग चेंज टू जिंक 2 प्लस एंड कॉपर 2 प्लस गेटिंग चेंज टू कॉपर, और बीच में क्या है? एक सॉल्ट ब्रिज डिनोटेड बाय डबल लाइन, और इनके बीच में क्या है? आपकी सिंगल लाइन। ये इंटरफेस है, ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन। इधर क्या है? जिंक, और इधर क्या है? Zn2 प्लस। इधर क्या है? Cu2 प्लस, और इधर क्या है? Cu।
बीच में क्या है, एक लाइन, बीच में क्या है, एक लाइन, इससे एक एक लाइन बीच में, और यहां क्या है, ब्रिज, तो ये रहा ब्रिज। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर सिल्वर कैसे करोगे जल्दी बताओ। कॉपर लेफ्ट साइड में आएगा, Cu से क्या बनेगा वो, ऑक्सीडेशन, सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस से Ag। बस एक चीज और लिखते हैं अपन, इनके ब्रैकेट्स में ना इनका कंसंट्रेशन लिखते हैं, जो भी मोलारिटी जो भी होगी, 1 मोल, 2 मोल, 1.5, 0.5, जो भी उसकी मोलारिटी होगी, सॉल्यूशन की मोलारिटी होगी ना भाई, उसकी मोलारिटी को हम कहां लिखेंगे, ब्रैकेट में। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन पेपर। ठीक है, तो बार बार डायग्राम थोड़ा बनाएंगे, ये अपने आप में समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है डायग्राम में। अगर आपको सिर्फ इतना लिख के दे दूंगा, समझ गया ना, डायग्राम आ गया, पिक्चर आ गई डायग्राम की, कि लेफ्ट साइड में कॉपर है डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, राइट साइड में सिल्वर है डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट, बीच में सॉल्ट ब्रिज, बाहर वायर, खत्म। और इसको देख करके बता दोगे लेफ्ट साइड में जिंक रखना है, राइट साइड में कॉपर, ये एनोड है ये कैथोड है। हमेशा लेफ्ट में हम एनोड रखते हैं और राइट में कैथोड रखते हैं, एवरी टाइम व्हेन वी मेक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, चलो इसका वर्किंग नेक्स्ट क्लास में लिख लेते हैं, समझा दिया हूं वर्किंग, बस लिखना है उसको नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे ना।